नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है वो चल रहा है और अभी 2 दिनों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और ये 2 दिन के एग्जाम का मैंने पूरी तरीके से एनालिसिस किया है। उसके बाद मुझे ये कुछ टॉपिक्स पता चले हैं। यहाँ पे मैं 10 टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रत्येक टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये जो है आपको 10 टॉपिक जरूर देखना चाहिए। बहुत कम समय में मैं इसको पूरा करवाने वाला हूं अभी। ठीक है, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है या फिर जिनका एग्जाम आज ही है या फिर जिनका बाद में है, तो कम समय में तैयारी करने के लिए ये 10 टॉपिक आपको देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो रामसर स्थल करेंगे। आप सभी को पता है कि रामसर जो है वो टोटल अभी 99 साइट्स हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने ये है इंटरनेशनल समिट्स। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बने, जैसे कि ब्रिक्स से भी क्वेश्चंस बना था। उसके बाद देखें अपॉइंटमेंट्स, मतलब कि नियुक्तियां से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। उसके बाद नीति आयोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रखना है। ठीक है, और इसको भी हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है आप लोगों के सामने कि जितने भी अवार्ड्स हैं, जो पुरस्कार हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये सारे जो पुरस्कार है हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। तो इसको आपको पूरा स्किप नहीं करना है और देखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे थोड़ा, उसके बाद पेंटिंग्स देखेंगे और क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए इससे भी क्वेश्चंस बना है, कभी भी पूछ लिया जा रहा है कि सबसे जो पुराना जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सा है, वर्तमान में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है, उनका दर्जा जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तरह तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद एसआई यूनिट से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये जो 10 टॉपिक हैं बहुत कम समय में आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाले हैं। और ये 10 टॉपिक के अलावे मैं ये पहला भी वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और भी इस तरीके के टॉपिक आने चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करना। मैं अगला फिर से 10 टॉपिक की वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपका प्यार दिखना चाहिए और आपका भी क्या डिमांड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं रामसर स्थल पे। वर्तमान में भारत में कुल जो है वो 99 रामसर स्थल हैं। अब ये सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि यूएनडीपी है ना। यूएनडीपी का जो है वो फुल फॉर्म भी आया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मैंने जो है वो जब सूचकांक आपको पढ़ा रहा था ना मैं, तो वहां पे बार बार आपको यूएनडीपी के बारे में बताया था। ठीक है, डब्ल्यूईएफ के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजें, तो फुल फॉर्म वहां से भी कवर होता है। सुंदरवन वेटलैंड जो है पश्चिम बंगाल में है और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। दोस्तों रामसर आखिर क्या है, तो आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए जो है ना वो 2 फरवरी 1971 को एक जो है सम्मेलन होता है। कहाँ पे, ईरान में। कहाँ पे दोस्तों, ईरान। और ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है, रामसर। और उसी के स्थान पर एक सम्मेलन किया जाता है आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए, और इसीलिए 2 फरवरी को हम हर साल वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर बात करें कि 99वां रामसर स्थल कौन सा है जिसको हाल ही में 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो वो है शेखा पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। और है कहाँ पे, तो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन अगर बने तो आप ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो है वो 12 रामसर स्थल है, और इस तरीके से ये जो है सेकेंड जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर स्थल है वो राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। 98वां कौन था दोस्तों, तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य था जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं 97वां कौन था, तो झारे झाड़ है ना, झारीधार कच्छ में है ये, और ये कच्छ कहाँ पे है, तो गुजरात में। सबसे अधिक जो है वो तमिलनाडु में है, 20 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। जबकि सेकंड जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल के रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर बात करें कि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं जयश्री वेंकटेशन, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अब दूसरा टॉपिक की ओर। देखिए अब हम यूनेस्को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनके वर्तमान निदेशक कौन है, तो खालिद अल इनानी है। खालिद अल इनानी जो है वो यूनेस्को के क्या है, तो महानिदेशक हैं वर्तमान। अभी जो है भारत में टोटल 39 जो है वो क्या है, यूनेस्को का साइट है 39, और ये 39वां कौन है,
सॉरी 39 नहीं भाई, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, 44 कितना, 44 रामसर स्थल है। यहाँ पे 39 देख के 39 ही याद आया, 44 रामसर स्थल है। अब ये 39वां से लेकर के 44वां तक हम आपको सारा रिवाइज करवाते हैं। 39वीं जो था वो रामप्पा मंदिर था, 40वीं कौन था तो धौलावीरा। अगर बात करें 41वीं तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का है, 42वीं होयसला टेम्पल जो कि कर्नाटक का है, 43वीं मोईराम जो कि असम का है, और 44वीं जो है वो मराठा सैन्य परिदृश्य को घोषित किया गया है। और इसका एक किला जो है वो झिंझी में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर बात करें 16वां जो इंटेंजिबल साइट है वो है दिवाली। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। देखिए कितना अच्छा आपको रिवीजन होगा, हर स्लाइड आपको ऐसे ही मिलने वाला है। 15वां जो अमूर्त धरोहर था वो था गरबा डांस जो कि गुजरात का है। 14वां अमूर्त धरोहर किसे घोषित किया गया था, पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को। तो ये 14वां, 15वां और 16वां आपको इंटेंजिबल साइट याद रखना है। जबकि अगर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की अगर बात आए तो 44 टोटल है, और 44वां कौन है तो मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत के पहले साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया था तो कोझिकोड जो कि केरला का है। संगीत का शहर किसको घोषित किया गया था, ग्वालियर को। और यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है तो वो है अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद। आगे बढ़ेंगे, अब हम दोस्तों इंटरनेशनल समिट्स देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप धैर्य बनाए रखिएगा, आपको इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। इंटरनेशनल समिट सबसे पहले अगर देखें तो चौथा जो विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है, गोवा में। कौन सा, चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन गोवा में हुआ। और इसका थीम क्या था, ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इसका गोल क्या था, थीम था। G20 2026 में कहाँ हुआ तो ये यूएसए में हुआ है, यूएसए के मियामी शहर में। जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2026 वाला कहाँ हुआ, यूएसए में। जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। आपको ध्यान रखना है। G7 की इसी तरीके से बात करेंगे, 2026 वाला फ्रांस में हुआ, 2025 वाला कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है 2025 वाला ही आपसे पूछ ले, तो इस तरीके से आप दोनों यहाँ पे हमने लिख दिया है। ब्रिक्स की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन सभी आए हुए थे, है ना। तो ब्रिक्स जो है 2026 वाला इंडिया में हुआ, इंडिया के नई दिल्ली में। अगर बात करें 2025 वाला कहाँ हुआ था तो ये हुआ था ब्राजील में। अब आप बोलोगे कि ब्रिक्स यहाँ ब्राजील है, ब्राजील के बाद तो रशिया का नंबर आता है, तो नहीं, 2024 वाला रशिया ने पहले ही कर दिया था, ठीक है। वो करना था इसको लेकिन इसने किया था, तो इसीलिए ब्राजील 2025 वाला किया और उसके बाद इंडिया जो है वो 2026 वाला किया। नाटो 2026 कहाँ होगा तो अंकारा, कहाँ, टर्की में। अंकारा टर्की में नाटो का सम्मेलन 2026 वाला। 25 वाला जो है वो नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, आसियान जो है, आसियान शिखर सम्मेलन जो 2026 है वो हुआ फिलीपींस मनीला में। अगर 2025 वाला बात करें तो मलेशिया में हुआ था। अगर बात करें एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो ये किर्गिस्तान में 2026 वाला इसका सम्मेलन हुआ। जबकि 2025 वाला कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। क्वाड की बात करें, क्वाड सम्मेलन 2026 वाला जो है वो इंडिया में होना है। अगर बात करें 2024 वाला तो यूएसए में हुआ था। कोप 31 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है टर्की में हुआ। कोप 31 कहाँ हुआ, टर्की में। जबकि कोप 30 जो है वो ब्राजील के बेलम शहर में हुआ था। कोप 30 और कोप 31 दोनों आप ध्यान रखना, 2025 और 2026 वाला। जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 है, जैव विविधता से संबंधित, ये कहाँ हुआ तो ये आर्मेनिया में हुआ था। जैव विविधता से जो संबंधित है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताइए, सॉरी, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 2026 का सम्मेलन है वो हुआ है कहाँ, स्पेन में। और द IQ एरा जो है इसका थीम था, द IQ एरा। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2026 वाला ये नई दिल्ली में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कॉमनवेल्थ समिट 2026 की तो ये कहाँ हुआ, एंटीगुआ एंड बारबुडा में, ठीक है। कौन सा, कॉमनवेल्थ समिट 2026 वाला। अवार्ड आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चंस बंद है, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे सजा के लाया। एपिक की बात करें 2026 वाला चाइना में हुआ। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो थाईलैंड में हुआ था। 56वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ, 56वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है, ध्यान रखेंगे। AI समिट 2026 कहाँ हुआ था दोस्तों तो ये हुआ था इंडिया में। AI समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट्स। अब हम नियुक्तियां देखेंगे कि कौन कौन सी नियुक्तियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जानिए कि नियुक्तियों से क्वेश्चंस आपको जरूर बनेंगे, तो जरूर आप देख लेना। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने सारी चीजें रख रहा हूँ। CP राधाकृष्णन क्या बने हैं तो 15वें उपराष्ट्रपति बने।
अगर बात करें जस्टिस सूर्यकांत कौन है भाई, तो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, ये 53वें नंबर के हैं, मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के। अगर बात करें तुहिनकांत पांडे, तो ये सेबी के 11वें अध्यक्ष है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें इसके प्रथम महिला कौन थे, माधवीपुरी बुच। राजकुमार गोयल कौन है भाई, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। आईसीसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो जैसा है। अगर सेक्रेटरी पूछें बीसीसीआई का, बीसीसीआई, तो ये देवजीत सौकिया हैं। अगर चेयरमैन हम पूछें बीसीसीआई का, तो आप बोलोगे मिथुन मन्हास है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप बोलेंगे संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कि भारत के नए सीएजी कौन बनाए गए हैं, सीएजी का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो है संजय मूर्ति हैं। अगर बात करें रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है, ये रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये डिफेंस वाले, तो ये है श्री विश्वजीत सहाय। अगर बात करें टीसीए कल्याणी कौन है भाई, तो ये महालेखा नियंत्रक हैं, और ये 29वें नंबर के सीजीए हैं। सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये तीनों जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों आपके सामने रख दिया है, साथ ही साथ उसके फुल फॉर्म्स भी लिखे हुए हैं। केसी वेणुगोपाल की बात करें तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो संजय जायसवाल है। अगर बात करें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश माहेश्वरी। अगर कैबिनेट सचिव की बात करें तो टीवी सोमनाथन। देखो, एक तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मैं एक ही जगह पे लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो कम हो सके। अब देखिए, इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो वो है डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वह है पी हरीश, पी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश। प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, ईडी, इसके निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। अगर हम पूछे कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यूपीएससी, यहाँ पे देखो अजय कुमार हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। 2024-25 में जो है वो प्रीति सुदन थी। अगर बात करें कि नए वित्त सचिव कौन है ना, नए वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो वो अजय सेठ को बनाया गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजय सिंह। अब देखो, ये तीन नाम जो है वो अजय के हैं, इसीलिए मैंने तीनों एक जगह पे लिख दिए हैं। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष, अजय सेठ न्याय वित्त सचिव, अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष, ठीक है। मनोज मित्तल कौन है, तो सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक हैं। अगर सतीश कुमार की बात करें तो रेलवे बोर्ड के क्या हैं, तो सीईओ हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे बनाया गया है, सतीश कुमार को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम नीति आयोग के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। टाइम कितना हुआ, अभी तो बहुत कम समय, 13 मिनट में ही इतना कर लिया। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, योजना आयोग के स्थान पर। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करें तो वह है निधि छिब्बर। कौन है, निधि छिब्बर। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। अगर बात करें प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, अशोक कुमार लाहिड़ी, ये पूरे चेंज हो चुके हैं। नीति आयोग ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है, तो राजीव गाबा को बनाया गया है। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन से नंबर की, चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है कौन, तो भारत, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चेस्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में अगर बात करें पहले स्थान पे कौन रहा, तो वो रहा उड़ीसा। दूसरा स्थान पे कौन रहा, तो वो रहा छत्तीसगढ़। तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया, तो गोवा। किसमें, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, और ये पहली बार जारी हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो वहां पे जो है एक जिला है जिसका नाम है हनहथियाल, और ये मिजोरम का जिला है, और इसने क्या किया है, टॉप किया है, ठीक है। किसमें, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य में। अगर बात करें वर्क फॉर विकसित भारत, एक पोर्टल है जो कि नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया है।
किसको, मिजोरम को जिंजर कैपिटल घोषित किया है नीति आयोग ने। अब हम यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखेंगे और ये थोड़ा सा आप अपने धैर्य को बनाए रखिए। यहाँ पे करीब 7-8 स्लाइड्स होंगे और हर जैसे कि एक तरीके के जो अवार्ड्स होंगे वो एक ही स्लाइड्स में आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है भाई, तो फातिमा बॉस और ये मैक्सिको की, ठीक है। अब ये मिस यूनिवर्स आया तो हम मिस यूनिवर्स इंडिया भी देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो मानिका विश्वकर्मा बनी है, मानिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड की बात करें 2025 तो ये ओपल सुचाता चुआंगश्री बनी है, ओपल सुचाता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की है। अगर हम मिस वर्ल्ड की यहाँ पे बात किया तो यहाँ पे मिस इंडिया की बात कर लेते हैं। मिस इंडिया 2026 जो है अभी अभी साध्वी सतीश सैल को घोषित किया गया है। कौन बनी है, साध्वी सतीश सैल। और यही जो है फिर मिस वर्ल्ड में ये क्या करेंगी, तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई आपको दिखाई देंगी। आगे आते हैं। अब देखिए रैमन मैग्सेसे जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये जो पुरस्कार है एजुकेट्स गर्ल्स को दिया गया है और ये पहली भारतीय संस्था है जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो काफी ध्यान से देखा है। बुकर पुरस्कार की बात करें, बुकर पुरस्कार ये डेविड स्लेजे को दिया गया है। फ्लैश इनका एक उपन्यास है, कौन सा, फ्लैश, ठीक है। एक हार्ट लैम्प एक पुस्तक है, कौन सा, हार्ट लैम्प, जो दीपा भास्कर द्वारा लिखा गया और ये कन्नड़ पुस्तक थी, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया किसको, तो हार्ट लैम्प पुस्तक को, दीपा भास्कर द्वारा रचित है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अच्छा ये तो ठीक है भाई, बानू मुश्ताक को दिया गया और किसको, तो दीपा भास्कर को दिया गया। ट्रांसलेटर थी दीपा भास्कर और हार्ट लैम्प पुस्तक का नाम है, ये तो लिख ही दिया है, मैंने सोचा कि कुछ और मैं बता रहा हूँ। पेन ट्रांसलेटर है ना, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है वो गीतांजलि सिरू को दिया गया है। किसके लिए, तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, अंग्रेजी अनुवाद कौन किया, तो डेजी रॉकवेल ने किया। कौन सा अवार्ड, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 गीतांजलि सिरू को दिया गया था। अगर बात करें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जो है वो सोमा मंडल को दिया गया है। दक्षिण एशिया का ये विजेता है, दक्षिण एशिया के विजेता जो है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में किसको मिला, तो सोमा मंडल को मिला, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है वो चांदना सिन्हा को मिला। ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो एक ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने बहुत सारे जो लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी जान बचाई थी, तो इसीलिए जो है इनको चांदना सिन्हा को क्या दिया गया, तो रेल पुरस्कार, जो अति विशिष्ट रेल पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया। अब देखो ये प्रिजकर अवार्ड है और ये पुलित्जर अवार्ड है। पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता में दिया जाता है, जबकि प्रिजकर जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, स्थापत्य में। अगर बात करें लियू जियाकुन जो है वो जो कि चीन के हैं, है ना, इनको प्रिजकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अब देखो ये जो प्रश्न है एबेल पुरस्कार 2025 पहले भी मैंने पढ़ा रखा है और ये एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसके पहले शिफ्ट में ही ये पूछा गया था। एबेल पुरस्कार 2025 जो है मशाकी काशीवारा को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं, तो जापान के। जेसी डैनियल पुरस्कार 2025 जो है वो शारदा को दिया गया, ठीक है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 की बात करें तो जयंत विष्णु नर्लिकर को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जयंत विष्णु नर्लेकर को दिया गया। अगर बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मारियांगेला हंथरिया, ठीक है, डॉक्टर मारियांगेला हंथरिया। ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा हटपटा सा है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए ज्ञानपीठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 60वें नंबर का बात कर रहा हूं, ठीक है। 59वें तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, अब जाके देखना। ये आर वैरा मुथु को दिया गया, किसको, आर वैरा मुथु को दिया गया 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करें 34वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सूर्यबाला को मिला। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, हाँ ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि लाइट तो नहीं कट गई भाई। अब देखो 35वां सरस्वती सम्मान जो है राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। लाइट ऐसे क्यों कर रहा है भाई, एक सेकंड, लाइट तो है, चलिए ठीक है। 35वां सरस्वती सम्मान जो है राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। किसके लिए, तो हरा पार्वती कथा, हरा
पार्वती कथा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले आप जानो कि हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो ममता कालिया को, ममता कालिया। और ये इनका उपन्यास का क्या क्या नाम है, तो जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा हूं, जो कि हिंदी के क्षेत्र में ममता कालिया को दिया गया, अंग्रेजी के क्षेत्र में नवतेज सरना को दिया गया। किसके लिए, तो क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, अंग्रेजी के क्षेत्र में और हिंदी के क्षेत्र में आप जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अशोक चक्र की बात कर रहा हूं, जो कि शुभांशु शुक्ला, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने, शुभांशु शुक्ला, और इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अगर बात करें विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, तो चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया था, कौन वाला, तो ये 2024 वाला, ठीक है। अगर बात करें 2025 वाला, तो छांगा 6 मिशन, जो कि चाइना का एक मिशन है, इसको दिया गया था, ठीक है। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया, सीता अशोक शेल्के को। लेकिन अगर संस्थागत श्रेणी की बात करें, व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक शेल्के, जबकि संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य को दिया गया है, कौन सा, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। बिजनेस लाइन गेम चेंजर अवार्ड जो है वो किसको मिला, तो डीआरडीओ को मिला, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो है वो डॉक्टर वी नारायणन, जो कि इसरो के हेड भी हैं, उनको दिया गया है जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार, ठीक है। ये लास्ट है शायद। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रामवीर सुतार को दिया गया, जो कि एक मूर्तिकार हैं, आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर जयंती कुमारेश को दिया गया है, जो कि वीणा वादक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये नाम दे देगा आपसे, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा वादक है डॉक्टर जयंती कुमारेश। नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 100 पुरस्कार की बात करें, जिसको पूर्व का नोबेल कहा जाता है, ये आर श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये ग्रासा माशेल को मिला है, जो कि कहा गया है मोजाम्बिक का एक मोजाम्बिक है, ग्रासा माशेल, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है भाई। अच्छा ये अभी थोड़ा सा यही शायद लास्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की बात करें तो ये वर्षा देशपांडे को दिया गया है। यूएनईपी है ना, इन्वायरमेंट वाला है, ठीक है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है किसको मिला, तो जिनली मोदी को मिला है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। अगर देखो ये यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार है, अर्थ पुरस्कार, ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो कि यूएनईपी वाला है। ये पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार जो है ये सुप्रिया साहू को दिया गया है, ध्यान रखना। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है मरणोपरांत। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड ये ध्यान रखेंगे, ये यूनिस अहमद को दिया गया है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है वो नितिन गडकरी को दिया गया है, जो कि हमारे परिवहन मंत्री भी हैं, ठीक है। आगे अब देखिए कुछ कृषि के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम पूरा कृषि नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कृषि, मतलब कि किस कृषि को जो है किस नाम से कहाँ पे जाना जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि झूम है ना, स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे कितने राज्य हो गए, 5, ठीक है। ये 5 राज्य जो है जो कि उत्तर पूर्व के राज्य हैं, यहाँ पे जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। जबकि बेवर या फिर दहिया कहाँ पे कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कोदू या फिर पेंदा कहाँ पे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें पामा दाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंगा, ये कहाँ पे कहा जाता है, उड़ीसा में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि का नाम। कुमारी, स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहाँ पे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट अब कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर पश्चिमी घाट में आपको गोवा मिल जाता है, कर्नाटका मिल जाता है। आंध्र प्रदेश नहीं, मैं आंध्र प्रदेश गलत बोल रहा हूँ, ये वाला पश्चिमी घाट इधर हो गया ना, ये वाला जो यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे फिर महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पे गोवा आ जाता है, यहाँ पे फिर कर्नाटका आ जाता है, फिर केरला आ जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है यहाँ आपकी बात कर रहा है, और फिर यहाँ पे क्या है, तो ये राजस्थान वाला, राजस्थान पंजाब। चल वालरे या फिर वाल्टे, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या फिर वाल्टरे कहा जाता है। पुरुवा कहाँ पे कहा जाता है, तो झारखंड में। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था
खील जो है कहाँ पे कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खील नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ लोक चित्रकला है जो कि फोल्क पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से संबंधित है, वालरी पेंटिंग महाराष्ट्र से, ये पटचित्र पेंटिंग जो है उड़ीसा से, फड़ पेंटिंग कहाँ का है तो राजस्थान का, कालमकारी पेंटिंग जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। कौन सा, कलमकारी, ये कालमकारी नहीं, ये कलमकारी होना चाहिए। केरियाल स्टॉल पेंटिंग जो है ये तेलंगाना का है, जबकि गोंड पेंटिंग कहाँ का है, मध्य प्रदेश, गोंड। सौरा पेंटिंग कहाँ का है, उड़ीसा का। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का, गुजरात और मध्य प्रदेश। मंडना पेंटिंग कहाँ का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स हैं जो कि कुछ पारंपरिक पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है, जो कि कौन कहाँ से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पिछवाई पेंटिंग्स की बात करें तो ये राजस्थान का है, कल्ली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल का, फुलकारी पेंटिंग जो है ये पंजाब का है, फुलकारी जिसको एम्ब्रॉयडरी आर्ट्स भी बोलते हैं। केरल म्यूरल पेंटिंग जो है वो केरल का है, ये तो याद ही होगा। पटना कलम पेंटिंग जो है बिहार का है, वैसे भी बिहार का राजधानी पटना है। भीटी चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिकल लैंग्वेज, इससे काफी क्वेश्चंस बने। सबसे पहले तो देखिए वैसे जो कि 1500 से 2000 वर्ष पुरानी कोई भी भाषा जिसका अपना एक साहित्य हो, जिसका क्या हो, अपना जो है लिखित साहित्य भी हो, है ना, कि कितना तो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। और ये जो क्राइटेरिया है ये किसके द्वारा बनाया जाता है तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसके द्वारा, भारत के जो संस्कृति मंत्रालय होते हैं उसके द्वारा ये क्राइटेरिया बनाया जाता है। अच्छा, अब जो भी क्लासिकल लैंग्वेज होंगे उनके रख रखाव का जो जिम्मा है, रख रखाव का, संरक्षण का, तो ये जो जिम्मा है ये किसको है तो ये शिक्षा मंत्रालय को, किसको है, ठीक है, ये एजुकेशनल मिनिस्ट्री को है। कौन सा, रख रखाव का, संरक्षण का, ये जो जिम्मा है किसको है, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है कि किस भाषा को कैसे दर्जा दिया जाएगा ये कौन बनाता है तो संस्कृति मंत्रालय बनाता है। अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले तमिल 2004, ये सबसे पुराना भाषा है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को दिया गया 2005 में, और कन्नड़ और तेलुगु दोनों को साथ में 2008 में दिया गया। उसके बाद मलयालम भाषा जो है इसको 2013 में दिया गया, और ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो अगर हम देखें तो 2014 से पहले 2014 तक कितने भाषा, 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 भाषा जो कि असम है, असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली, ये जो भाषा हैं इनको अक्टूबर 2024 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो अगर हम देखें तो अभी जो अगर वर्तमान में देखें तो 6 और 5 11 जो भाषा हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। ये क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब हो गया राजकीय भाषा, जो कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वहां पे पहले 14 भाषाएं थी, अभी जो है वो 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था ना, 21वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन होता है और उसमें जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन होता है और उसमें जो है 4 भाषा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये जो भाषा है इसको जोड़ा गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो टोटल 22 भाषा जो है वो कौन से हैं तो राजकीय भाषा। यहाँ पे ये क्लासिकल लैंग्वेज है, इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मापन और इकाइयां, इस चैप्टर को मैंने अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। यांत्रिकी के पूरा चैप्टर मैंने खत्म करवाया है करीब 1 से 2 घंटे में, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब उसको जरूर पूरा जाकर देखना, बहुत मजा आएगा। मूलभूत मात्राएं की बात करें तो 7 मात्रा जो होते हैं वो मूलभूत होते हैं, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है। समय का होता है क्या तो सेकेंड। अगर बात करें विद्युत धारा का क्या होता है तो एम्पियर होता है। तापमान का क्या होता है दोस्तों तो केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या मात्रक है तो ये है मोल। अगर बात करें प्रकाश की तीव्रता तो ये होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये 7 मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो किसी भी जो मात्रक है उसका आप मात्रक निकाल सकते हैं, जो भी मूलभूत इकाई होंगे।
एसआई मात्रक की बात करें, अंतरराष्ट्रीय एसआई प्रणाली होता है ये। जैसे घनत्व, इसका घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। वेग बराबर क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, ये जो विस्थापन बटा समय, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, v माइनस यू बाई टी आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इतने जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को, कितना टाइम हुआ है भाई, अभी करीब आधा घंटा भी नहीं हुए हैं, और हम लोग इतना जल्दी यहाँ पे 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आधे घंटे का ही एक वीडियो दूं, 40 मिनट या फिर 1 घंटे का, और अगला जो 10 टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि जनजातीय विद्रोह जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और अगर आप बोलेंगे तो इसको भी मैं आप लोगों के सामने पूरा तरीके से करवा दूंगा। 1857 पहले प्रारंभिक विद्रोह, फिर मध्यकालीन में जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आधुनिक भारत में जो हुआ 1857 के बाद, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जनजातीय विद्रोह हैं। तो वहां से भी जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो और प्लस में कंप्यूटर से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं, जैसे कि शॉर्टकट कीज से बना और शॉर्ट फॉर्म से बने हैं, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। जैसे कि सीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, जिसका मतलब तो हर कोई जानता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। और ठीक है, तो अगर आपको लगा कि ये सेशन जो है इसमें मेहनत की गई है और अच्छा लग रहा है, कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।